हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल शॉक के बारे में। तो न्यूरोलॉजिकल शॉक को समझने से पहले हम शॉक को समझते हैं कि शॉक क्या होता है। शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके अंदर पेशेंट की बॉडी हीमोडायनेमिकली इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि अगर हमने शॉक को टाइम रहते मैनेज नहीं किया तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू अ पेशेंट डेथ। शॉक के अंदर जो हमारा बीपी इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि जो बीपी टिश्यूज़ को परफ्यूज़ नहीं कर पाता है। अगर हमारी बॉडी के टिश्यू परफ्यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली टिश्यू नेक्रोसिस एंड इट कैन लीड टू टिश्यू डेथ। अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल शॉक और ये कैसे न्यूरोलॉजिकल शॉक बाकी अदर शॉक से डिफरेंट है। न्यूरोलॉजिकल शॉक के अंदर पेशेंट का बीपी कम होता है और पेशेंट का हार्ट रेट भी कम हो जाता है। जबकि बाकी जितने और शॉक होते हैं उसके अंदर जब पेशेंट का बीपी कम होता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें हमेशा जिंदा रखने में मदद करता है वो एक्टिव हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट कंपनसेट करता है हमारे कम बीपी को। बट न्यूरोलॉजिकल शॉक के अंदर जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टोन है वो वो डिप्लीट हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जब हमारा बीपी कम होता है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ नहीं पाता है क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता है। अब हम समझते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल शॉक हो सकता है। तो सबसे पहला जो उसका इम्पोर्टेंट कॉज़ है, जो मेन कॉज़ माना जाता है, जो कॉज़ होता है, दैट इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वो भी T6 या T6 से ऊपर। आप जो थोरैसिक 6 से लेवल से ऊपर जितनी भी इंजरीज़ होती हैं उसमें पेशेंट के अंदर न्यूरोलॉजिकल शॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और भी कुछ छोटे-मोटे कॉज़ है जिसके अंदर आता है कि पेशेंट जब बहुत ज़्यादा बेंज़ोडाज़ेपिन का ओवरडोज़ ले लेता है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट कॉज़। समझते हैं कि क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम हमें दिखता है न्यूरोलॉजिकल शॉक के अंदर। सबसे पहले हमारा बीपी कम होता है। बीपी कम होता है, हार्ट रेट कम-कम होता है। पेशेंट के ब्लड में वेज़ोडाइलेशन होता है क्योंकि हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता है। वेज़ोडाइलेशन के साथ-साथ पेशेंट के अंदर पेशेंट बॉडी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वज़ह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अदर देन ऑल दीज़ थिंग पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है ऑब्वियसली। अब हम समझते हैं कि हम न्यूरोलॉजिकल शॉक को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमको साइन एंड सिम्पटम देखना है और हम पहले साइन एंड सिम्पटम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें शॉक होता है हम हमेशा ABC दैट इज एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन जो हमारी प्रायोरिटी होती है, इसके अंदर हम पेशेंट का एयरवे मैनेज करते हैं। एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, जब हमारा हार्ट रेट कम हो रहा है तो हम हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हम पेशेंट को एट्रोपिन देते हैं। अगर बीपी कम हो रखा है तो हम पेशेंट के अंदर फ्लूइड्स डालेंगे क्योंकि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए। जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पेशेंट का अल्टीमेटली पेशेंट का बीपी भी बढ़ सकता है। इसके अलावा जो हमारा वेज़ो डायलेट हो रखा है उसके लिए हम पेशेंट को एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, नॉरेट दे सकते हैं जो हमारे बीपी को भी बढ़ाता है, हमारे वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। कि हम फिनाइल एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग हमें पेशेंट के वाइटल साइंस और शॉक की वजह से कहीं पेशेंट के ईसीजी में चेंजेस ना हो सके, इसके लिए हम पेशेंट का रेगुलर वाइटल साइन असेस करते रहते हैं। उसके साथ-साथ हम पेशेंट को ईसीजी मॉनिटर पे रखते हैं क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल शॉक एक डेथली शॉक हो सकता है। अगर हमने इसको टाइम रहते नहीं ठीक किया तो पेशेंट कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ। ओके, थैंक यू सो मच। और भी आगे शौक को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।